हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सरफेस केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। जो कोलोइड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, कल हमने चार्ज ऑन कोलोइड्स डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट, हाँ जी। तो जो टिंडाल इफेक्ट है वो एक कोलोइडल पार्टिकल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। हाँ वो बता दूंगा अर्चना, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। ओके, टिंडाल इफेक्ट है वो क्या होता है बेसिकली, जैसे कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि होम्स के अंदर जो विंडो वगैरह होती है, ठीक है, वहां से कोई होल होता है, ठीक है। तो जो सनलाइट का आपको एक क्लियर पाथ दिखाई देता है, सनलाइट का आपको एक क्या, एक क्लियर पाथ दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, टिंडाल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो लाइट का एक आपको एक विजिबल पाथ दिखाई देता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी तो एक तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, वो भी एरोसोल बनता है। तो जो कोलोइडल पार्टिकल है उनके ऊपर जैसे ही लाइट की इंसिडेंट होती है तो लाइट होती है, स्कैटर होती है, ठीक है। उसकी स्कैटरिंग की वजह से आपको एक क्लियर पाथ शो होता है। टिंडल इफेक्ट के और भी एग्जांपल हम देखें, सिनेमा हॉल्स में जो पर्दा होता है जिसके ऊपर फिल्म चलती है, तो पीछे से जो लाइट होता है उसका फोकस गिराया जाता है, तो आपको एक क्लियर पाथ दिखाई देता है। उसमें भी क्या होता है, जैसे लाइट है वो एयर एयर से पास होती है, तो एयर के अंदर होते हैं डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, वो लाइट की क्या करते हैं, स्केटरिंग करते हैं, और स्केटरिंग की वजह से आपको एक क्लियर पाथ शो होता है। तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, यदि हम डिफाइन करें तो टिंडल इफेक्ट क्या है, when light is light is passed through when light is passed through a colloidal solution, a colloidal solution, the path of the light, the path of the light become visible, path of the light become visible या illuminated, visible या illuminated, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। जब भी हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं, ठीक है, तो हमें उस लाइट का एक क्लियर पाथ दिखाई देता है, एक क्लियर कट आपको पाथ है वो शो होगा। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्यों है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं हम। मैंने एक मिल्क का सॉल्यूशन लिया है, क्या लिया, मिल्क का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। मिल्क सॉल्यूशन है, मिल्क सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिल्क भी एक कोलोइड होता है ना। इमल्सन में आपको मैंने पढ़ाया था, कोलोइड के हमने जो टाइप्स पढ़ाए थे जिसमें हमने लिक्विड लिक्विड कोलोइडल सिस्टम देखा था। तो मिल्क भी क्या होता है, एक कोलोइडल सिस्टम होता है, ठीक है। तो जैसे ही मिल्क के सॉल्यूशन से आप लाइट को पास करोगे, तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स है मेरे पास, टॉर्च है, दिस इज लाइट सोर्स, ठीक है। लाइट को एक डायरेक्शन में जाए इसके लिए मैं एक यहाँ पे एक कौन सा रख देता हूँ, ठीक है। तो लाइट है पूरी की पूरी क्या आएगी, सॉल्यूशन के पास जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो ये लाइट है। तो लाइट जैसे ही कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट होगी, ठीक है, मिल्क के जो भी पार्टिकल है ना, डीपी के जो पार्टिकल है उनके ऊपर जैसे लाइट इंसिडेंट होती है,
ठीक है। तो लाइट की इंसिडेंट होने के बाद स्कैटरिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। ठीक है, तो कुछ जो लाइट है, एक मिनट, हैंग हो गया होगा ना। तो लाइट की क्या होगी यहाँ पे, स्कैटरिंग होगी। ठीक है, हाँ जी। कुछ लाइट इस तरह से, कुछ लाइट इस डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी, कुछ लाइट है इधर आ जाएगी, है ना। चारों डायरेक्शन में क्या होगी, स्कैटरिंग होगी लाइट की। ठीक है, जैसे कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट की क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। ठीक है, तो स्कैटरिंग को आप देखोगे ना, तो यदि आप इस डायरेक्शन देख रहे हो ना, यदि आप इधर से देख रहे हो, आप ऑब्जर्व इधर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक कॉन टाइप का दिखाई देगा, है ना, एक शंकु सा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन टाइप का आपको शो होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टिंडल कॉन। ठीक है, हाँ जी, टिंडाल कॉन, है ना। आपको एक क्लियर पाथ दिखाई देगा लाइट का। ठीक है, एक पर्टिकुलर पाथ यहाँ पे शो होगा। ठीक है, जिसको आप टिंडाल कौन बोलते हो या टिंडल इफेक्ट बोल सकते हो। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको टिंडल इफेक्ट बोल सकते हैं। किया क्या है मैंने, लाइट सोर्स से लाइट है, वो कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर पास की है, तो लाइट की है वो स्कैटरिंग होगी। ठीक है, और स्कैटरिंग हर डायरेक्शन में होती है, तो आपको एक पर्टिकुलर विजिबल पाथ दिखाई देगा। ठीक है, हाँ जी। यदि आप 90 के एंगल पे देखो, इधर से माइक्रोस्कोप से देखो, मान लो इस साइड से, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, तो आपको ये जो इस साइड में जो लाइट आ रही है, ये ब्लू कलर की दिखाई देगी। कैसे कलर की, ब्लू कलर की। मतलब ऑब्जर्व आप, आपका जो ऑब्जर्वर है वो जिस डायरेक्शन से देखेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर है वो शो होते हैं। ठीक है, यदि आप 90 के एंगल पे देखोगे, ठीक है, 90 के एंगल पे देखोगे, तो यहाँ पे जो कलर है वो ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है वो ब्लू कलर की होगी। ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या है, वेवलेंथ की हम बात करें, विबग्योर, है ना, तो वेवलेंथ काफी ज्यादा है ब्लू ब्लू कलर की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होती है वो ब्लू कलर की होती है, तो 90 के एंगल से आपको ये ब्लू कलर शो होगा। ठीक है, जो लाइट है वो, जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि टिंडल इफेक्ट है। हाँ, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, यस यस, वेवलेंथ कम होती है तो मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी। ठीक है, हाँ जी, मिनिमम वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ है तो मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी। तो टिंडल इफेक्ट होता क्यों है, मतलब इसके कॉज क्या होते हैं, व्हाट इज द रीजन टिंडाल इफेक्ट के। तो रीजन ये है कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर, तो लाइट की होती है स्कैटरिंग। ठीक है, क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स। जो कोलोइडल पार्टिकल है वो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, और स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, मतलब जैसे ही सबसे पहले लाइट आती है तो पार्टिकल सबसे पहले लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है ना, क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद उसकी क्या होती है, स्कैटरिंग हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, इमिशन होता है बिल्कुल। और जब इमिशन होता है तो आपको जो, जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि जब इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है, तो जब हायर स्टेट में जाता है तो एनर्जी का क्या करता है, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब वो नीचे आता है, ठीक है, तो एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है। हमें जो कलर है ना, वो इमिटेड एनर्जी के हिसाब से दिखाई देते हैं। ठीक है, यदि इमिटेड एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में आती है, तो कलर हमें उसके हिसाब से दिखाई देते हैं, है ना। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल भी बताया था, जो अब्जॉर्ब्ड कलर होता है और जो इमिटेड कलर होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइट है वो कोलोइडल पार्टिकल पे जब भी इंसिडेंट होती है तो उसका अब्जॉर्प्शन करेंगे, और अब्जॉर्प्शन करने के बाद वो क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। ठीक है, हाँ जी।
सरफेस के ऊपर, पार्टिकल अपनी सरफेस के ऊपर क्या करता है, स्केटरिंग करता है ना। शॉर्टर जो वेवलेंथ होती है, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी स्केटरिंग है वो उतनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और 90 डिग्री पे आप जब मिल्क सॉल्यूशन का कलर देखोगे तो आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। हाँ जी। अब टिंडल इफेक्ट की कंडीशन क्या क्या है ना, मतलब ऐसा थोड़ी है टिंडल इफेक्ट है लाइट की आपने वेवलेंथ कुछ भी रख रहे हो क्या हर कंडीशन में टिंडल इफेक्ट शो होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टिंडल इफेक्ट शो होने के लिए कुछ कंडीशंस भी होती है, वो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टिंडल इफेक्ट में से यही है कि कौन कौन सी जो कंडीशन है जिससे टिंडल इफेक्ट शो होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है कंडीशंस टू शो टिंडल इफेक्ट। कंडीशंस टू शो टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये कोलॉइडल पार्टिकल है, ओके, इसके ऊपर आप लाइट क्या कर रहे हो, इंसिडेंट कर रहे हो, ठीक है। इंसिडेंट लाइट की क्या होगी, वेवलेंथ होगी लेमड़ा, ठीक है। और जो कोलॉइडल पार्टिकल है उसका जो डायमीटर है वो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। जो भी इसकी साइज है वो डी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आप इंसिडेंट कर रहे हो और जो कोलॉइडल पार्टिकल का जो डायमीटर है, ठीक है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि उसमें ज्यादा डिफरेंस होगा तो स्कैटरिंग वगैरह है ये पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि देयर शुड नॉट बी लार्ज डिफरेंस, ठीक है, should not be large difference between size of colored particle and wavelength of light used। आप जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ और कोलोइडल पार्टिकल की जो साइज है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए पास पास, ठीक है। उस टाइम पे आपको टिंडल इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होता है, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वेशन की बात है, मतलब ऐसा है तो ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा ना, यदि ऐसा नहीं है तो स्केटिंग तो होगी बट वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो रेंज है वो विजिबल रीजन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। जो जिन लाइट की जो स्केटरिंग हो रही है वो विजिबल रीजन के अंदर आएगी तभी आपको कोई कलर है वो शो होगा, है ना, कलर शो होने के लिए, है ना। और ये कंडीशन है ना, सबसे बेस्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है टिंडल इफेक्ट शो होने के लिए, वो क्या है देखो, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ते हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू। तो यहाँ पे जो म्यू, एक तो हमारे पास है डीपी, ठीक है, एक है डीएम, है ना। जो मिल्क का जो सॉल्यूशन है उसमें डीपी और डीएम दोनों अलग अलग होगी, ठीक है। डीएम यहाँ पे वाटर होगा तो डीपी यहाँ पे फेट के पार्टिकल होगी, ठीक है। तो इनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, उनमें डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पे स्कैटरिंग हो पाती है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी है और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डीएम है उनमें लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। यदि उनमें लार्ज डिफरेंस नहीं है तो फिर यहाँ पे अगेन ये फिनोमेना पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इनमें क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ये दो एसेंशियल कंडीशन है टिंडल इफेक्ट शो होने की, ठीक है। इसका आपको ध्यान में रखना है। जनरली ऐसा भी है कि जो लायोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं, है ना, और एक लायोफिलिक होते हैं एक लायोफोबिक होते हैं। तो लायोफिलिक में क्या होता है, डीपी और डीएम के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो लायोफिलिक में क्या होता है, बहुत कम होता है। तो लायोफिलिक में आपको टिंडल इफेक्ट है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जनरली ये लायोफोबिक कॉलॉइड्स में ऑब्जर्व होता है क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है डीपी और डीएम है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये दोनों कंडीशन है आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम्स में ये है ना ऑप्शन बना के पूछी जा सकती है। कौन कौन सी कंडीशन है, एक तो वेवलेंथ ऑफ लाइट और साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्शन ऑफ डीपी और जो डीएम है उसमें लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये है टिंडाल इफेक्ट। कोई डाउट है इसमें?
इसके अलावा आप एनसीईआरटी से भी पढ़ना, ठीक है। हाँ जी। टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बता दो। दो तो एग्जाम्पल दिए थे मैंने, एक तो सिनेमा हॉल वाला, ठीक है, वहां पे आपको एक क्लियर पाथ दिखाई देता है, और दूसरा जो विंडो होती है ना, वहां पे मकान में कहीं पे जो होल होता है, ठीक है, उससे लाइट आती है, तो आपको एक पाथ दिखाई देता है ना, आप देखते हो शाम के टाइम पे देखते हो या सुबह के टाइम पे देखते हो, ठीक है, उस टाइम पे, है ना, मॉर्निंग में या इवनिंग में आपको एक विजिबल पाथ शो होता है, ठीक है। हाँ, खिड़की से जो लाइट पास होती है ना। और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, मिल्क का सॉल्यूशन से आप लाइट पास करो, ठीक है, तो सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई एक नहीं है। तो हमने चार्ज ऑन द कॉलर्स पढ़ा है। रीजंस तो यही होते हैं ना, अरे जैसे सनलाइट आती है, सनलाइट आए और सनलाइट आ रही है, और जो डस्ट होती है ना, डस्ट, वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। जैसे सनलाइट डस्ट के पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो डस्ट के पार्टिकल है, वो लाइट की क्या करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे, और स्कैटरिंग करने से आपको क्या दिखाई देता है, एक पाथ दिखाई देता है, वो स्कैटरिंग की वजह से होता है ना, नेचुरल नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, ठीक है, सारा कुछ स्कैटरिंग की वजह से होगा। तो चार्ज ऑन द कॉलर्स हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, और टिंडल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा कलर ऑफ द कॉलर्स, ठीक है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है ना। देखो इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम एनसीईआरटी पे फोकस करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े, वो मोर देन इनफ है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एक दो चीजें मान लो आएगी भी बाहर से, तो मैंने वो नोट्स में लिखा दी है, जैसे गोल्ड नंबर वगैरह है, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कलर ऑफ कॉलर्स, कलर ऑफ कॉलर्स। तो जो कलर है, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कलर है, वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ कोलोइड पार्टिकल, साइज ऑफ कोलोइड पार्टिकल। एक तो साइज के ऊपर, कोलोइड पार्टिकल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसा देखा गया है, जैसे आप गोल्ड का सोल लो, किसका, गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन लो, गोल्ड का सोल लिया मैंने, तो गोल्ड का सोल का जो कलर होता है, कोई एक कलर नहीं होता। यदि गोल्ड के पार्टिकल को हम साइज चेंज करते रहेंगे, ठीक है, तो कलर भी चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे यदि आपके पास फाइन गोल्ड पार्टिकल है, सारे एक साइज के पीस काटे हुए हैं, फाइन गोल्ड पार्टिकल है ना, छोटे छोटे पार्टिकल है, फाइन गोल्ड पार्टिकल, तो उनका जो कलर होता है आपको रेड कलर दिखाई देगा, उसके सोल का कलर होगा रेड। वैसे ही आप कोर्स गोल्ड पार्टिकल ले लो, ठीक है, मतलब जो रेंडमली हो बिल्कुल, है ना, जिनकी में कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, इस टाइप के हो बिल्कुल, है ना, कोर्स साइज थोड़ी बड़ी हो जाए, कोर्स गोल्ड पार्टिकल को मिले, तो उनका जो कलर है वो हमें रेड दिखाई, पर्पल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, पर्पल। तो कलर चेंज होता रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं साइज बढ़ाऊंगा, है ना, फिर तो फिर वो कलर है रेड से ब्लू की तरफ जाएगा, ब्लू से फिर गोल्डन की तरफ जाएगा, तो कलर चेंज होता रहेगा। मतलब कोलोइडल पार्टिकल का यदि साइज बढ़ेगा, तो उनके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होगी, है ना, उसकी जो स्केटरिंग है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, और स्केटरिंग की वजह से क्या होते हैं, कलर चेंज होते रहते हैं। जो स्केटर्ड लाइट है ना, अब आपको आंखों से, आपकी आंखों को वो कलर शो होता है जो स्केटर्ड वाला हो, ठीक है। तो स्केटर वाली जितनी जो वेवलेंथ है, उसके हिसाब से आपको कलर शो होगा, है ना। वेवलेंथ यदि मिनिमम की तरफ आ रही है, तो आपको रेड है, मतलब वोयलेट है, ब्लू कलर शो होंगे, और मैक्सिमम वेवलेंथ है तो फिर रेड कलर शो होते हैं, है ना। इसके अलावा इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका कोलोइड पार्टिकल के आप के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, उसकी वेवलेंथ क्या है ना, उसके हिसाब से भी कलर है वो डिपेंड करता है। कैसे, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब मेरे पास एक कोलोइड पार्टिकल है ना, उसमें मैं एक तो येलो कलर की लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं मान लो, ठीक है, एक में इस पे
रेड कलर की लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे जो स्कैटर्ड लाइट होगी ना, इमिटेड लाइट होगी, उसके कलर भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। आपकी आंखों को अलग अलग कलर शो होंगे, है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल के हिसाब से शो होते हैं। वी, बी, जी, वाई, ओ, आर। तो यदि येलो कलर की लाइट मैंने इंसिडेंट करवाई है तो फिर वोयलेट कलर से होगा। कौन सा कलर से होगा, वोयलेट। और यदि मैंने रेड कलर की लाइट इंसिडेंट करवाई है तो मुझे ग्रीन से कलर से होगा, ठीक है। तो इस तरह से इंसिडेंट जो लाइट है उसकी वेवलेंथ के ऊपर भी कलर है वो डिपेंड करता है कोलोइडल सॉल्यूशन का, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो आपका देखने का नजरिया है, आप किस एंगल से देखते हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। थर्ड है वो है द एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम ऑब्जर्वेशन किस एंगल पे कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सपोज करते हैं हमारे पास एक कोलिड पार्टिकल है मिल्क का, ठीक है, इसके ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट करवाई, ठीक है, तो स्कैटरिंग होगी हर डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में भी स्कैटरिंग होगी बिल्कुल, जिसको हम ट्रांसमिटेड लाइट बोल सकते हैं, ट्रांसमिटेड। इस तरह 90 डिग्री पे रिफ्लेक्टेड लाइट होगी 90 एंगल पर, इसके अलावा कुछ एंगल पे और लाइट होगी, है ना। तो यदि आप इस साइड से देखोगे, ट्रांसमिटेड लाइट को देखोगे, बिल्कुल आर पार देखोगे, तो आपको रेड कलर से होगा, ठीक है, स्कैटरिंग होती नहीं है। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग की वैल्यू है वो कम होती है, ठीक है। हाँ जी, फिर जैसे जैसे आप है ना इस डायरेक्शन से अपनी आंखों को एंगल चेंज कर रहे हो, अभी ये एंगल थीटा एंगल कर लिया आपने, ठीक है, एंगल घुमा रहे हो, ठीक है, तो रेड के बाद नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी आपकी, ऑरेंज कलर आपको शो होगा, फिर फिर आपको येलो कलर, ठीक है, फिर ग्रीन है, ऐसे करते करते आप जब 90 के एंगल पे आओगे तो आपको ब्लू कलर शो होगा, ठीक है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा देखने का नजरिया क्या है ना, हम कौन से एंगल से देख रहे हैं, उसके ऊपर भी कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कलर है वो डिपेंड करता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, ठीक है। बस आपको इस चैप्टर में सिर्फ एनसीईआरटी के साथ डील करना है, उसको आप पढ़ते जाओ, एनालिसिस के क्वेश्चन सोल्व करते जाओ। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मान लो जैसे मैंने एक दो नोट्स में करवाए हैं, इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, ठीक है, इतना आसान है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, उसके बाद और भी प्रॉपर्टी देखें, एक और है प्रॉपर्टी है छोटी सी, ब्राउनियन मोमेंट। क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट, वो क्या होती है देखो, ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था, तो उसके नाम से इसको ब्राउनियन मूवमेंट नाम दिया गया। तो उसने ये बोला था कि जो कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं उन पे सेम चार्ज होता है, या तो सारों पे पॉजिटिव होता है या सारों पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक जैसा चार्ज होने के कारण डीपी के पार्टिकल आपस में रिपल्सन होते हैं, है ना, आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, ठीक है। तो रिपल्सन करेंगे तो वो जिग जैग मोशन करेंगे, ठीक है, कभी इधर कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जिग जैग मोशन। क्या बोलते हैं, जिग जैग। तो जिग जैग मोशन करते हैं कोलोइडल पार्टिकल, क्योंकि उन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो सब पे क्या होती है, सेम होती है, जिसके कारण क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। तो रैंडम जिग जैग मोशन है कोलोइडल पार्टिकल की, वही क्या होती है, ब्राउनियन मूवमेंट है, ठीक है। ए ब्राउनियन मूवमेंट का एक और रीजन बताया गया है कि जो डीपी के पार्टिकल होते हैं वो डीएम की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, ठीक है, दोनों में आपस में क्या होती है, कोलिजन होती है, ठीक है। तो वो भी एक ब्राउनियन मूवमेंट का रीजन बताया गया है। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, कोलिड पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, तो ब्राउनियन मूवमेंट की जो फिनोमिना होती है वो कम हो जाती है। और यदि चार्ज उन पे जैसे जैसे कम होता जाएगा, कोलिड पार्टिकल पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू जितनी कम हो जाती है, मूवमेंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर वो पास पास आ जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू कम होने पे भी ब्राउनियन मूवमेंट कम होती है, और पार्टिकल का यदि साइज बढ़ने से वो काफी भारी हो जाता है और उसका मूवमेंट है वो कम हो जाता है। ओके, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, ठीक है। हाँ जी।
अब आगे हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब जो पढ़ा रहा हूँ, और वो आसान भी है, ठीक है। तो इस पे आप बिल्कुल फोकस करें, देखो बहुत ही आसान है। देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? सॉरी, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स। एक मिनट, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो कोगुलेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो, कोगुलेट का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट, ठीक है। कोगुलेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट होना, पीपीटी होना, ठीक है। फ्लोकुलेशन का मतलब होता है तैरना, है ना, फ्लो ऊपर तैरना, ठीक है, फ्लोकुलेट करना, ठीक है। तो जब कोगुलेशन होगा तब फ्लोकुलेशन होता है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है वैसे, दोनों का मतलब आप प्रेसिपिटेट समझो, जरा इनको डेप्थ में मत लो, ठीक है। कोगुलेशन का मतलब होता है एक कोलोइडल सॉल्यूशन को हम प्रेसिपिटेट में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे कोगुलेशन, ठीक है। मुझे बताओ, एक कोलोइडल सॉल्यूशन को आप पीपीटी में कैसे चेंज कर सकते हो, उसको कैसे कोगुलेट करते हो, क्या तरीका है, बोलो। एक कोलोइडल सॉल्यूशन को हम कैसे कोगुलेट कर सकते हैं, उसका कोगुलेशन कैसे कर सकते हैं? इज देयर एनी मेथड? कैसे कोगुलेट करेंगे? पीपीटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन को? नो आइडिया। कल तो बताया था मैंने आपको, एक कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसमें उसके जो चार्जेस है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोगुलेशन को समझ लो। कोगुलेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ colloidal solution into precipitate, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन बोलते हैं। अब प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे सारे कोलोइड पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड है ना। सब पार्टिकल पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मुझे इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तभी ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करूंगा मैं? इलेक्ट्रोलाइट मिलाऊंगा, है ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिलाऊंगा इसके अंदर। तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसके चार्ज को क्या कर देगा? न्यूट्रल बना देगा, और न्यूट्रल बना लेगा तो पार्टिकल है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जस्ट बॉटम पे आ जाते हैं, है ना। पार्टिकल क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनका न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी ये कोगुलेशन होता है इनका। अब जो जो सब्सटेंस कोगुलेशन के लिए यूज होता है उसको हम कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं, है ना। कोगुलेटिंग एजेंट क्या है? व्हाट इज कोगुलेटिंग एजेंट? कोगुलेटिंग एजेंट मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो कोलोइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोगुलेटिंग एजेंट, ठीक है। हाँ जी। तो जैसे मान लो आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो हमें नेगेटिव चार्ज वाले आयंस यूज करने पड़ेंगे, है ना। उल्टा है, यदि आपको पॉजिटिव चार्ज है कोलोइड के ऊपर तो आप नेगेटिव चार्ज वाले आयंस को देखोगे, और नेगेटिव चार्ज है तो आप पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को कंसिडर करोगे, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस है, एक साइंटिस्ट था हार्डी सुलजे, उसने अपना एक रूल दे दिया था, ठीक है। हार्डी सुलजे, हार्डी सुलजे ने अपना एक रूल दे दिया था, ठीक है। उसने क्या बताया था कि जो कोगुलेटिंग पावर होती है ना, कोगुलेटिंग एजेंट की जो कोगुलेटिंग पावर होती है, जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो उसकी जो पावर होती है वो डिपेंड करती है उसके ऊपर चार्ज कितना है ना। उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को कंसीडर किया जाता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही कोगुलेट है वो इजीली कर सकता है। सपोज करो मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है। कैसा है? नेगेटिव चार्ज वाला
कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो एक नेगेटिव चार्ज से कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए, कोगुलेट करने के लिए मैं पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस देखूंगा। जैसे Na+ है, Mg+2 है, ठीक है, Al+3 है, Si+4 है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस देखेंगे। तो सबसे इजीली प्रेसिपिटेट कौन करेगा एक नेगेटिव चार्ज वाले कोलोइडल सॉल्यूशन को? इन आयंस में से कौन सा करेगा? सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसमें? ठीक है, पावर डिसाइड होती है उसके ऊपर चार्ज, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर रहेगी Si+4 के ऊपर। इसमें रहेगी Si+4 में, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा है उसकी पावर है वो उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। वैसे ही मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला कोलोइडल सॉल्यूशन होता, कैसा होता? पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए मैं नेगेटिव चार्ज वाले आयंस की बात करूंगा। लाइक मेरे पास एक है फॉस्फेट आयन, एक मेरे पास है सल्फेट आयन, और एक मेरे पास है Cl- आयन। तो अब की बार पॉजिटिव वाले कोलोइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम नेगेटिव वाले को देखेंगे। तो नेगेटिव में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? फॉस्फेट आयन के ऊपर है, ठीक है। तो पावर है वो इस तरह से आएगी, पावर क्या आएगी? इस तरह से आएगी, ठीक है। हाँ जी, ओके। उसके बाद ये तो चलो ठीक है, हार्डी सुल्जे ने अपना रूल दे दिया चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। एनसीईआरटी में एक लास्ट में एक इंटेक्स क्वेश्चन पूछा गया है। वो ऐसे क्वेश्चन ऐसे है कि आप हार्डी सुल्जे जो रूल है उसमें क्या आप मतलब एरर को ठीक कर सकते हो, ठीक है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मतलब हार्डी सुल्जे ने अपना रूल दिया है, वो ठीक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या उसमें कोई और मॉडिफिकेशन हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हार्डी सुल्जे ने चार्ज के बारे में तो बता दिया हुआ है, जब चार्ज जितना ज्यादा होगा तो उसकी पावर ज्यादा है, बट साइज को भी देखना जरूरी होता है। कैसे देखो, है ना, मैं आपको समझाऊं, हमने नोट करी बड़ी भी है, देखो जैसे सपोज करो एक ये बड़ा साइज का है पार्टिकल, जैसे एक Na+ है मान लो, ओके, और एक मेरे पास Li+, ध्यान दो, ठीक है। दोनों पे चार्ज तो सेम है, मुझे बताओ पावर किसका ज्यादा है, कौन जल्दी प्रेसिपिटेट कर सकता है? यदि Na+ और Li+ चार्ज सेम आ गया तो पावर को कैसे कंपेरिजन करोगे? देखो जितना स्मॉल साइज होगा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। Na+ आंसर नहीं आएगा। 1+1 चार्ज इतने छोटे से पार्टिकल के ऊपर है, ये 1+1 चार्ज इतने बड़े पार्टिकल के ऊपर है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी होगी, ठीक है, बिल्कुल वो छोटे वाले पे क्या होगी, ज्यादा होगी ना। जितना छोटा होगा पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो कितनी होगी, मोर होगी ना। तो जो मोर डेंसिटी है तो उसकी कोगुलेटिंग जो पावर है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये हार्डी सुल्जे ने नहीं बताया था, ये हम बता सकते हैं, हमारे हमने जितना भी पढ़ा है अब तक उसके बेस पे ये भी बता सकते हैं, क्योंकि चार्ज वगैरह सेम आ गया तो साइज को देखो आप, साइज जितना ज्यादा छोटा होगा पावर है उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। आई थिंक आपने ये चीज समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द हार्डी सुल्जे रूल, ठीक है। इसी में नेक्स्ट है कोगुलेटिंग वैल्यू की बात करते हैं, व्हाट इज द कोगुलेशन वैल्यू, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से समझना, देखो डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कि कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज द कोगुलेशन वैल्यू, पावर तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है ना। अब कोगुलेटिंग एजेंट की हम बात करेंगे, कोगुलेशन वैल्यू, तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखो कोई भी जो डेफिनेशन होती है वो एक स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, उसमें कुछ स्टैंडर्ड चीजें काम में ली जाती है। तो यहाँ पे जो कोगुलेटिंग वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो लेट अस कंसीडर हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ओके। कितना लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन है? 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन है मेरे पास, 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन है, यस। अब इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए मैं इसमें क्या मिलाऊंगा, इलेक्ट्रोलाइट मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा इसमें? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अभी हमने देखा था ना, इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे इसमें। अब इलेक्ट्रोलाइट है वो इसमें मिलाऊंगा, ठीक है। और जो कोगुलेशन है वो हम 2 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, है ना। हम मान के चलते हैं कि 2 घंटे में प्रेसिपिटेशन वगैरह होता है, हम 2 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के कितने मिलीमोल मिलाऊंगा, मतलब कितने मिलीमोल मिलाऊं जिससे 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन है वो 2 आवर में प्रेसिपिटेट हो सके। वही क्या होती है, उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू होती है। ध्यान से सुनना, कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल, है ना, रिक्वायर्ड टू 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन
टू प्रेसिपिटेट, है ना, इन 2 आवर्स। आपके पास 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसको आप 2 आवर में प्रेसिपिटेट करने के लिए कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो, इलेक्ट्रोलाइट के कितने मिलीमोल मिलाते हो, वही क्या होती है, कोगुलेटिंग वैल्यू होती है। वही क्या होती है, कोगुलेटिंग वैल्यू होती है। दोबारा देखो, 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को 2 आवर में प्रेसिपिटेट करने के लिए जितने मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट के या कोगुलेटिंग एजेंट के रिक्वायर्ड होते हैं, वो कोगुलेटिंग वैल्यू होती है ना। अब मुझे आप बताओ, मैं डायरेक्ट यहाँ से पूछता हूँ, पावर सबसे ज्यादा किसकी थी, Si+2 की थी। हाँ जी, बताओ। हाँ 2 ही जरूरी है, 2 घंटे, ठीक है। सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी होगी बताओ। पावर तो आपने Si+4 की निकाली थी, इसमें से ऐसा कौन सा आयंस है जो नेगेटिव चार्ज की कम वैल्यू, मतलब मोर वैल्यू पे प्रेसिपिटेट करेगा, जिसकी ज्यादा अमाउंट मिलानी पड़ेगी। सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी होगी और सबसे कम कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी होगी, बोलो। Na+, Mg+2, Al+3 और Si+4, सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी, सोच के बताओ। हाँ वेरी गुड, हाँ आंसर क्या आएगा, Na+ आएगा, ठीक है। अब इतनी सी चीज समझनी थी, मतलब एक नेगेटिव चार्ज वाले कोलोइड को मुझे प्रेसिपिटेट करना था, तो Si+4 की तो पावर है ज्यादा, जिसकी पावर ज्यादा है उसकी थोड़ी सी अमाउंट आप डालोगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी पावर कम है वो आपको ज्यादा डालना पड़ेगा। मतलब जितनी हाई पावर होगी, कोगुलेटिंग वैल्यू है वो उतनी क्या होती है, मिनिमम होती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जितनी हाई पावर होगी, ठीक है, उतनी ही कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है ना। तो नेगेटिव चार्ज वाले के मान लो इसका मैंने 1 मोल डाला, ठीक है, तो इसके तो मुझे और ऐड करने पड़ेंगे, 2 ऐड करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से इसके 3 ऐड करने पड़ेंगे, इसके 4 ऐड करने पड़ेंगे, ये ज्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम है उसकी अमाउंट मोर डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको एक जूस बनाना है, ठीक है। आपके पास 2 टाइप की शुगर है, एक नॉर्मल शुगर है, क्या है, एक नॉर्मल शुगर है जो आप यूज करते हो, एक ऐसी आर्टिफिशियल शुगर बना दी मैंने, ठीक है, जो नॉर्मल शुगर से 100 टाइम्स ज्यादा मीठी है, 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट है, बिल्कुल। तो आपको जो आर्टिफिशियल जो स्वीट है उसकी अमाउंट है वो कम डालनी पड़ेगी, है ना, उसकी अमाउंट कम डालनी पड़ेगी क्योंकि वो ज्यादा मीठी है ना कुल मिला के। तो वही है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, कोगुलेटिंग वैल्यू है उतनी क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। तो यहां से हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि कोगुलेटिंग पावर है, कोगुलेशन पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेटिंग वैल्यू के, कोगुलेटिंग वैल्यू। चलो मैं आपसे पूछता हूँ ना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आंसर दो। मेरे पास 2 कोलोइडल सॉल्यूशन है, एक है X, एक है Y, ठीक है। इसकी कोगुलेटिंग जो वैल्यू है वो थी 20, इसकी Y की कोगुलेटिंग वैल्यू है वो है 5, ठीक है, ये कोगुलेटिंग वैल्यू है। मुझे तो पावर किसकी ज्यादा होगी बताओ, पावर किसकी ज्यादा होगी। मैंने एक्स इलेक्ट्रोलाइट के तो 20 मिलीमोल यूज किए और वाई के मैंने 5 मिलीमोल यूज किए, ठीक है, तब प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है। तो पावर है वो किसकी ज्यादा होगी, वाई की ज्यादा होगी, ठीक है। जितने में कम अमाउंट ऐड करूंगा इसका मतलब क्या है, मतलब जिसके मैंने कम अमाउंट ऐड किए इसका मतलब उसके ऊपर क्या है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो उसकी पावर क्या रहेगी, जब मोर रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं, अगला हमारा जो टॉपिक आएगा, मेथड्स ऑफ कोगुलेशन। आप प्रेसिपिटेट कैसे कैसे कर सकते हैं, वो क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है, उस चीज को सीखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, कोलोइडल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ बाद में करेंगे प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो देखो कोलोइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, और इम्प्योरिटी को हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हमें उसका
प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा। यदि इम्प्योरिटी आपकी इलेक्ट्रोलाइट है मान लो, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम है ना। यदि इलेक्ट्रोलाइट यदि रहा किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में, उसकी मोर अमाउंट रही, तो वो चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा तो वो प्रेसिपिटेट कर देगा हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन को, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, देखो नॉलेज के लिए, इम्प्योरिटी की थोड़ी बहुत अमाउंट जरूरी होती है एक कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड है, उसके अंदर थोड़ा सा भी नेगेटिव चार्ज, मान लो थोड़ा सा भी, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा ही, तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज क्या करता है, कोलोइडल पार्टिकल को इंड्यूस करता रहता है, उनके चार्ज को क्या करता है, इंड्यूस करता रहता है, ठीक है। जैसे मान लो आयरन को यदि आप मैग्नेट के पास लेके आओ तो वो खुद मैग्नेट बन जाती है ना, जैसे आपने मैंने वांडरवाल फोर्सेस पढ़ाए थे मैंने आपको, ठीक है। तो लिटिल बिटिल इंप्योरिटी जरूरी होती है, यदि सारी इंप्योरिटी आप रिमूव कर दोगे ना तो कई बार प्रेसिपिटेशन भी हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। लिटिल बिटिल इंप्योरिटी क्या करती है, चार्ज को इंड्यूस करके रखती है, ठीक है। तो सारी इंप्योरिटी भी बाहर नहीं आनी चाहिए, 99.99% इंप्योरिटी क्या होनी चाहिए, आपको बाहर निकालनी है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्योरिफिकेशन? एक कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, ठीक है। एक होते हैं कोलोइडल पार्टिकल, क्या होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल, जो डीपी के पार्टिकल है, और दूसरी होती है इम्प्योरिटी। क्या होती है, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को हम यहाँ पे क्रिस्टलोइड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रिस्टलोइड्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोलोइडल पार्टिकल से क्रिस्टलोइड्स को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। हाँ जी, जितनी अमाउंट में रिमूव करना है वही क्या होता है, उसका प्योरिफिकेशन होता है ना। तो रिमूवल ऑफ क्रिस्टलोइड पार्टिकल फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। तो प्योरिफिकेशन करने के देखो क्या क्या मेथड यहाँ पे हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट मेथड है वो है डायलिसिस। क्या है, डायलिसिस। डायलिसिस नाम तो सुना होगा आपने, डायलिसिस, ठीक है। हाँ जी, सुना है ना, हॉस्पिटल्स में कई, जैसे किडनी की बीमारी होती है ना, तो किडनी क्या करती है, बॉडी में फिल्टर का काम करती है ना, फिल्ट्रेशन का ये सब कुछ, तो उसका डायलिसिस करवाया जाता है ना हॉस्पिटल में, आपने नाम सुना होगा ये, ठीक है। तो डायलिसिस, वही डायलिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। उतना सारा, हाँ, मतलब उतना सारा डिटेल में नहीं कर रहे, बट नॉर्मल होता कैसे डायलिसिस, मीनिंग क्या होता है, उसको हम डिस्कस करते रहे। डायलिसिस में क्या होता है, वैसे डायलिसिस है वो बायो की जो लेबोरेटरी होती है, भाई जो हाईटेक लेबोरेटरी होती है, वहां पे भी डायलिसिस फिनोमिना कराई जाती है कई बार, है ना, इम्प्योरिटी को हटाने के लिए, ठीक है। तो डायलिसिस में क्या होता है, एक वाटर लिया जाता है बीकर के अंदर, एक बड़े बीकर के अंदर वाटर लिया जाता है, ठीक है। हाँ जी, ये वाटर है, दिस इज द वाटर, ओके। अब मेरे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसका मुझे डायलिसिस करना है, ठीक है, उसको एक सुटेबल मेम्ब्रेन के अंदर फिल किया जाता है, जिसको हम डायलिसिस बैग के नाम से जानते हैं, है ना। बैग वैसा ही होता है जैसे जैसे अगरबत्ती की पुड़ी आती है ना, मतलब अगरबत्ती जिस चीज में आती है ना, आपने देखा होगा, है ना, उस टाइप का मैंने देखा हुआ है, मैंने किया हुआ भी है, ठीक है। हाँ, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं, ठीक है। वो बैग टाइप का होता है ना, वो उसकी मेम्ब्रेन होती है ना। तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा आपका ये, ठीक है, इस लुक लाइक इस टाइप का। यहाँ से ना धागे से बंद कर दिया जाता है, थ्रेड से, ठीक है। इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन भर दिया है, इसमें हमारा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायलिसिस बैग, डायलिसिस बैग। ये बैग है ना मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन की इस तरह से पोर साइज होती है कि कोलोइडल के जो पार्टिकल है वो तो रिमूव हो नहीं सकते इसके अंदर से, है ना। और जो इम्प्योरिटी के पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट हो जाता है बाहर की तरफ। क्योंकि देखो इम्प्योरिटी के पार्टिकल होते हैं छोटे, ठीक है, हमारे क्रिस्टलोइड के पार्टिकल होते हैं वो छोटे पार्टिकल होते हैं, कोलोइड के पार्टिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस बैग के अंदर पोर होते हैं छोटे छोटे, है ना, मतलब आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, बट मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी फिलहाल, ठीक है। इस छोटे छोटे पोर से होते हैं, इन पोर से सिर्फ एंड सिर्फ क्रिस्टलोइड के पार्टिकल क्या हो सकते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो जितनी इम्प्योरिटी है ना वो सारी इन पोर के थ्रू क्या आती है, बाहर आ जाती है ना। आप 20 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है, तो इम्प्योरिटी क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। फिर क्या करो, दोबारा इस बैग को उठा लो यहाँ से, है ना, पानी को वापस फेंक दो, नया पानी भरो, है नया वाटर,
उसके अंदर फिर से बैग को डाल दो, रख दो, फिर से डायलिसिस कराओ आप 30 मिनट के लिए, फिर से उठाओ, फिर से नया वाटर फिल करो, फिर से उस बैग को छोड़ दो। ऐसा आप 6 से 7 बार करेंगे, है ना, 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं। तो लगभग 99.9% जितने भी इम्प्योरिटी पार्टिकल होते हैं वो वाटर के अंदर आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस मेम्ब्रेन की खास बात यहाँ पे ये है कि कोलोइड के पार्टिकल तो अंदर ही रहते हैं, ठीक है, डिप्पी के पार्टिकल, बट जो इम्प्योरिटी के पार्टिकल है वो बैग से बाहर आ जाते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं यहाँ पे डायलिसिस करवाने के लिए, काफी लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, हाँ जी, मतलब अच्छे से रिमूव करो तो टाइम लग जाता है। हाँ, अब ये तो आपका नॉर्मल डायलिसिस, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, 2 to 3 आवर्स है, ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि कैसे कैसे करके हाफ एन आवर में काम फिनिश हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे डायलिसिस की स्पीड को बढ़ाना पड़ता है ना, उसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और उसको स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, है ना, डायलिसिस बैग के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। इलेक्ट्रोड क्यों लगा रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि जो क्रिस्टलॉइड है, जो इम्प्योरिटी है, या तो उनपे पॉजिटिव चार्ज है या उनपे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जैसे मैं इलेक्ट्रोड लगाऊंगा, जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया मान लो, और यहाँ मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला इम्प्योरिटी है वो नेगेटिव की तरफ इजीली अट्रैक्ट होगा, है ना, तो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, जिससे पार्टिकल्स वो जल्दी बाहर आएंगे, है ना, मेम्ब्रेन के अंदर से। जब जल्दी बाहर आएंगे तो डायलिसिस की जो स्पीड होती जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। और स्पीड किससे कैसे इंक्रीज कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ठीक है, तो इस डायलिसिस को हमको बोलते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस। दिस डायलिसिस इज नोन एज इलेक्ट्रो डायलिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो डायलिसिस बोलते हैं। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रो डायलिसिस, नॉर्मल डायलिसिस में क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन को डायलिसिस बैग के अंदर फिल कर दिया जाता है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डायलिसिस की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोड लगाने से क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो डायलिसिस बोलते हैं। एनी डाउट किसी को, इलेक्ट्रोडायलिसिस, डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस। चलो, नेक्स्ट जो थर्ड जो मेथड है प्यूरिफिकेशन का, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये क्या होता है, देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बस बहुत ही आसान है, पहले समझो इधर। एक होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर। एक होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, हाँ जी, तो नॉर्मल फिल्टर पेपर क्या होता है, देखो, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर अपने लेबोरेटरी में यूज होता है मोस्टली, उसमें पोर साइज बहुत बड़ा होता है फिल्टर पेपर का, है ना। फिल्टर पेपर से पोर होता है, बिल्कुल छोटे छोटे पोर होते हैं, उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। एक नॉर्मल फिल्टर पेपर का पोर साइज क्या होता है, बड़ा होता है ना, पोर साइज इज लार्ज। ठीक है, इतना लार्ज होता है कि चाहे आप इम्प्योरिटी को देखो, इम्प्योरिटी के पार्टिकल ये है, कोलोइड के पार्टिकल ये है, दोनों के दोनों पार्टिकल पास हो जाते हैं, दोनों के दोनों बाहर निकल जाएंगे। जब आप किसी कोलोइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन करोगे और नॉर्मल फिल्टर के पेपर के ऊपर डालोगे, मान लो, है ना, कीप बना के, तो ऊपर डालोगे तो दोनों के दोनों पार्टिकल बाहर आ जाएंगे, डीपी भी आ जाएगा, मतलब कोलोइडल पार्टिकल भी आ जाएगा, और इम्प्योरिटी भी आ जाएगी। तो फायदा क्या है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना फिल्टर करने का। ठीक है, तो प्रॉब्लम है बिल्कुल। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो आपका कोलोइडल पार्टिकल निकल जाता है ना, तो इससे प्यूरिफिकेशन कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करने के लिए एक स्पेशल फिल्टर पेपर बनाना पड़ेगा।
क्या बनाना पड़ेगा, एक स्पेशल फिल्टर पेपर, ठीक है। और उस स्पेशल फिल्टर पेपर को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो ये स्पेशल फिल्टर पेपर हम कैसे बनाएंगे, हम कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज करेंगे जो क्या करेंगे, इस नॉर्मल फिल्टर पेपर की साइज को कम कर देंगे, ठीक है, इसकी साइज को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। वो केमिकल्स क्या होंगे, जो पोर साइज को छोटा कर देंगे, है ना, उनकी सरफेस के ऊपर आके इस तरह से पोर साइज को छोटा कर देंगे, बिल्कुल पोर साइज को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। उसकी पोर साइज यदि छोटी हो जाएगी तो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल तो रिमूव हो सकते हैं, इम्प्योरिटी तो पास हो सकती है, ठीक है, बट कोलोइडल पार्टिकल है वो रिमूव नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें पोर साइज को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, पोर साइज कैन बी रिड्यूस्ड बाय इम्प्रेग्नेटिंग ऑफ, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर डालना, इसमें एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है जिसको मैंने कोलोइडन सॉल्यूशन बोला है। क्या बोलता है, कोलोइडन सॉल्यूशन। ये कोलोइड नहीं है, कोलोइड से और कोलोइडन अलग अलग होता है। एक्चुअली में कोलोइडल सॉल्यूशन होता क्या है, जो फिल्टर पेपर की जो पोर साइज है उसको रिड्यूस कर देगा, है ना। ये कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर होता है 4% नाइट्रोसेलुलोस, नाइट्रोसेलुलोस, ठीक है। किसके अंदर, या तो एल्कोहल के अंदर डाल दो आप, या फिर ईथर के अंदर डाल दो, ठीक है। तो ये मिक्सचर होता है 4% नाइट्रोसेलुलोस एल्कोहल ईथर का, ठीक है। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। इस मिक्सचर में यदि आप कोलोइडल सॉल्यूशन को ऐड करोगे, सॉरी फिल्टर पेपर को पहले क्या करना, डुबाना है, सॉरी। मेरे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो 4% नाइट्रोसेलुलोस इन एल्कोहल ईथर है। इसमें आप फिल्टर पेपर को डिप करोगे, क्या करोगे, डिप करोगे, ठीक है। तो डिप करने के बाद क्या होगा, पोर साइज हो जाएगा कम, बट पोर साइज तो कम हो गया, बट फिल्टर पेपर सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। सॉफ्ट फिल्टर पेपर है वो यूज कर नहीं सकते ना, उसमें दिक्कत है प्यूरिफिकेशन में, तो उसको हार्ड करना पड़ता है। अब हार्ड करने के लिए आपको क्या करना है, उसको फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर डाल दो। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, हमारा जो कागज होता है ना, पेपर है, उसको हार्ड बना देता है। और आप अपना अपना जो कॉपी का पेपर है, नोटबुक का, उसको आप फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में जैसे डालोगे, फिर इसको सुखा लोगे, तो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है, वेरी वेरी हार्ड बन जाएगा। जैसे 500 का नोट होता है ना, ठीक है, मतलब नोट होते हैं ना, 500 के नोट है, नया नया नोट दिखता है आपको, कितना हार्ड होता है वो, ठीक है। तो ठीक है, तो वहां पे ये केमिकल से बनाए जाते हैं, उनकी हार्डनेस बनाई जाती है, ठीक है। तो आप पेपर को हार्ड कर सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर डाल के, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड है उसको हार्ड भी बना देगा, और जो कोलोइडन सॉल्यूशन है वो पोर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और एक बार पोर रिड्यूस हो गए तो हम अब प्योरिफिकेशन है वो इजीली कर सकते हैं, तो इम्प्योरिटीज तो रिमूव हो जाएगी, बट कोलोइडल सॉल्यूशन है वो रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 मेथड है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। अब यदि हम कोलोइड को प्रेसिपिटेट करवाना चाहिए, ठीक है, किसी भी कोलोइड्स को मुझे प्रेसिपिटेट करवाना है, तो क्या क्या मेथड्स है जिनसे प्रेसिपिटेट करवा सकता हूं मैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखो इसमें कोई बड़ी डिटेल नहीं है। एक तो इलेक्ट्रोलाइट डाल के, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। एक तो इलेक्ट्रोलाइट हम डालेंगे, मान लो, ठीक है, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है। बाकी चलो एक कल पढ़ाते हैं, कल एक बार वो ना जीटा पोटेंशियल वाला बता देता हूँ, ठीक है, किसी का डाउट है, ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ना जीटा पोटेंशियल वाला, वो कैसे होता है देखो। जैसे मैंने AgNO3 को लिया KI के साथ, तो KI यहाँ पे एक्सेस में है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पीपीटी बनेगी AgI प्लस KNO3 एक्वस बन जाएगा, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेट बना है ना AgI प्रेसिपिटेट, ठीक है, वो क्या करेगा, कॉमन आयन को एडजॉर्ब करेगा। कहां से करेगा, जो एक्सेस सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे एक्सेस है वो कौन है, KI है, तो KI यहाँ DM की तरह काम करेगा, डिस्पर्जन मीडियम, है ना। तो यहाँ पे AgI और KI में जो कॉमन है आयन, ठीक है, वो कौन सा है, I- कॉमन है, ठीक है। तो I- आयंस का यहाँ पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन हो जाएगा सरफेस के I- का, I- तो I- का जब एडजॉर्प्शन हो जाएगा इस तरह से, तो ये फिक्स लेयर बन जाएगी। क्या बन गई है, फिक्स लेयर बन गई बिल्कुल, ठीक है, ये लेयर है यहाँ पे फिक्स है बिल्कुल, इसको हम फिक्स लेयर बोलते हैं।
तो इसके कारण आपका जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो नेगेटिव चार्ज वाला बन जाएगा। ठीक है, इस फिक्स लेयर के सराउंडिंग में और भी जो पार्टिकल आ जाएंगे, जैसे K+ है, NO3- है, कुछ पार्टिकल है वो इस तरह से सराउंडिंग में रहेंगे, है ना, रेंडमली। कुछ Ag+ के मान लो एक आधे पार्टिकल जो भी होंगे बचे हुए, Ag+ तो नहीं होगा, ठीक है। तो K+ है ना, थोड़ी बहुत I- है, ये भी है ना, ये डिफ्यूज फॉर्म में रहेंगे सराउंडिंग के अंदर। ठीक है, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं हम डिफ्यूज लेयर, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये रेंडमली है, इसको हम डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव चार्ज वाली लेयर है फर्स्ट वाली, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो इन चार्जेस के कारण यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के कारण यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उस पोटेंशियल को हम जीटा पोटेंशियल बोलते हैं या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन डिफ्यूज लेयर एंड फिक्स लेयर इज नोन एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। और क्या डाउट है इसमें अर्चना? तो कल आगे हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ कोगुलेशन से रिलेटेड, और इमल्सन के बारे में देखेंगे। कल हमारा लगभग चैप्टर वो पूरा हो जाएगा। हाँ जी, हॉलीडे कब से है? 21 को कौन सा डे है? 21 को डे कौन सा आएगा अभी? मंडे से है? चलो मंडे से, तो आज तो हो गया, थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे को हो जाएगा चैप्टर पूरा। ठीक है, और सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा, है ना, सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट हो जाएगा। अभी हॉलीडे का कुछ पता थोड़ी है, फिक्स थोड़ी है ही है, क्या पता कैंसिल हो जाए, क्या पता कैंसिल हो जाए। फिक्स है। और फिर हॉलीडे के बाद ऑफलाइन हो जाएगा, हॉलीडे के बाद ऑफलाइन हो जाएगा, ये भी फिक्स है। ऑफलाइन 1 जुलाई से फिक्स है। हाँ, ये भी तो फिक्स नहीं है ना, ऑफलाइन है, शायद हो सकता है, कौन जाने। ठीक है, चलो फिर सैटरडे को टेस्ट है इसका। ओके, थैंक यू।